हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज से हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट में से दो दो क्वेश्चंस के फर्स्ट जो खंड अ है उसमें दो दो नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आज हम जो फर्स्ट यूनिट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में से है। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरे ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, तीसरे विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक सामग्री। अब भारतीय धर्म ग्रंथों में हमें उन सब धर्म ग्रंथों को लिखना है जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो रामायण, महाभारत, वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषद, ये सभी भारतीय धर्म ग्रंथ में आ गए। फिर ऐतिहासिक ग्रंथों के कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम बता देना जो इतिहास की जानकारी देते हैं। और समसामयिक ग्रंथ, ठीक है, तो इसमें और विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे कि फाहियान का हो गया, ठीक है, पारयात्र वगैरह, ये सब जो भी है उन सब के नाम लिख देना। और पुरातात्विक सामग्रियों के नाम लिख देना जो उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो इसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषद आदि से वेदिकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, रामायण और महाभारत से तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। और परिशिष्ट पर्वन जो कि जैन ग्रंथ है, ये एक समसामयिक ग्रंथ है। ठीक है, तो जैन ग्रंथ से महावीर स्वामी के समय के राजाओं और अन्य जैन सम्राटों के संबंध में जानकारी मिलती है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के सांस्कृतिक विकास का संक्षेप में वर्णन करना है कि मध्य पाषाण काल में के क्या क्या सांस्कृतिक विकास थे। तो मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन पूर्व पाषाण काल के मनुष्य की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यद्यपि वे अधिकांश शिकार पर ही निर्भर थे, मध्य पाषाण कालीन लोग शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, मेन पॉइंट देख लो। और तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंस आदि का शिकार करने लगे थे। उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक ये बर्तनों का निर्माण करना भी सीख गए। पशुओं से धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ रहा था। सराहना, राय तथा महदहा की समाधियों से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। और ज्ञान होता है कि अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियाँ, औजार, हथियार भी रख देते थे। यह किस प्रकार के लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि ये पूर्व पाषाण काल मनुष्य से अलग थे, थोड़े भिन्न थे। ये शिकार पर निर्भर थे, परंतु इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने मृतक के साथ साथ जो मृतक की जो पूजा होती है वो करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, समाधियाँ बनाने लग गए, मृतक के साथ बहुत सारी खाने की चीज़ें वगैरह। और मध्य पाषाण काल में और सांस्कृतिक ये छोटे छोटे, पहले तो बड़े ये पाषाण के औजार यूज़ में करते थे, पर अब ये छोटे छोटे अन्य धातुओं से बने औजार भी बनाने लग गए। तो ये सब इनके सांस्कृतिक विकास के ही संक्षेप है। तीसरा है, सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था। समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे और श्रमिकों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। मनोरंजन के लिए पासिका खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव और समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन पर समाज में क्या क्या होता था, क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में, क्या मनोरंजन की चीज़ें इस्तेमाल में लेते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी मन में आए वो लिख देना। इससे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान के विकास पर संक्षिप्त लेख लिखना है कि गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। तो विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के
विकास का श्रेय प्राप्त है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इस काल प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त विशेष महत्व रखते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी था। छठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के सिद्धांत प्रसिद्ध अष्टांग हृदय की रचना की थी। वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। इस काल का सर्वाधिक भव्य अवशेष दिल्ली का सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ है। अब जो क्वेश्चन है 5th नंबर, महाजनपद किसे कहते हैं और कोई 8 नाम लिखिए। महाजनपद जो होता है, देखो सबसे पहले कबीले बने थे, कबीले से हमारा गांव के जैसा जन बना, जन से जनपद बने और फिर महाजनपद बने। तो अभी जनपद का अर्थ देखिए तो जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र जनपद होता है। अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए थे तथा महाजनपद कहलाने लगे। महात्मा बुद्ध को समय आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लगभग 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता था। 8 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, मल और वत्स। अब ये पीटक ग्रंथ, ये जैन धर्म ग्रंथ है। तो पीटक ग्रंथ क्या होते हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है पीटक ग्रंथों के बारे में। तो बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत, जैन धर्म ग्रंथ नहीं है, बौद्धों के ग्रंथ है। तो पीटक ग्रंथों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत पीटक ग्रंथों में संग्रहित है। ये 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। इनको त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है जो अनेक रूपकों, कथानकों एवं उदाहरणों के माध्यम से किया गया है। अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इन तीनों ग्रंथों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखने की, अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में लिखना है। ये राजनीति का एक, ये अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है बल्कि राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है कि ये ग्रंथ कौटिल्य द्वारा लिखा गया। कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा प्रधानमंत्री था। यह ग्रंथ राजनीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन है। अर्थशास्त्र में पूर्ववर्ती राजनीति शास्त्र संबंधी ग्रंथकारों के उल्लेख के साथ ही प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का विस्तृत और मौलिक वर्णन हुआ है। मौर्यकालीन प्रशासन, सभ्यता, संस्कृति के विरोध पक्षों की जानकारी के लिए यह ग्रंथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक साधन है। अब 8वां जो हमारा क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कामंद की ये नीतिसार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हर्षचरित पर टिप्पणी लिखे। इस ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट है। इसे सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसकी विजयों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ से 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कोई भी ऐसा दे दी बुक, इस पर टिप्पणी लिखनी हो तो उससे ये क्वेश्चन हमेशा कॉमन लाइन रखनी कि इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का हमें पता चलता है, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में बताते हैं तत्कालीन समाज के साथ, ये लाइन तो हमेशा फिक्स ही रखनी है। दूसरा है कामंद की नीतिसार। कामंद की नीतिसार नामक ग्रंथ से उस समय के राजस्व सिद्धांतों, राजों के कर्तव्यों तथा अन्य सामाजिक रीति रिवाजों की हमको जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय, अब 9th क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व बताना है कि अभिलेख क्या थे, ठीक है। अभिलेख जिन पर कुछ लिखा हुआ होता था, वो पत्थर के भी हो सकते थे या फिर पेड़ पौधों पर भी लिखे जाते थे, वो अभिलेख है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व है।
निम्न प्रकार है। अभिलेखों से तत्कालीन शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से तत्कालीन शासकों के चरित्र तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों से सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन आदि के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक तथा अन्य राजाओं के अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है और अभिलेखों से तिथि क्रम निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा का अभाव था। उक्त कथन की विवेचना करते हैं कि प्राचीन जो इतिहासकार थे उनमें ऐतिहासिक मेधा यानी कि इतिहास लिखने की कला का अभाव था। क्या ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, इस पर आपने टिप्पणी लिखनी है। तो ऐसा तो नहीं था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कुछ विद्वानों ने अनेक भ्रांतियां उत्पन्न कर दी। उनमें से यह भी है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा और लेखन का अभाव था, इसलिए उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। मैगजनी ने लिखा है कि भारतीयों में लेखन कला बुद्धि का अभाव था। इसी प्रकार अलबरू ने लिखा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते हैं और काल क्रम के अनुसार उनके विवेचन के प्रति गौर उदासीन है। इस प्रकार के मतों में सत्य का अंश कम और अतिशयोक्ति अधिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारे हैं, जैसे कि चाणक्य है, उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। ये सब हमारे भारत के ही है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, परंतु ये सभी का कहना है कि भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा का अभाव है, ये तो अतिशयोक्ति ही होगी। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में स्मारकों का अपना निजी महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो हम इसमें हमें स्मारकों के बारे में बताना है। ठीक है, तो मंदिर, दुर्ग, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, विहार, स्तंभ आदि प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। बरहुत स्तूप तथा सांची के स्तूपों से शुंगकालीन कला पर प्रकाश पड़ता है। झांसी के देवगढ़ मंदिर, भीतरी गांव के मंदिर आदि से गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। अजंता तथा बाघ की गुफाओं से बौद्ध कला, गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारकों से भिन्न भिन्न काल की कलाओं, लोगों के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवेचन करना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, पुराणों से प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक, मिलिंद, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र आदि से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से महावीर स्वामी के समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन भारत, हर्ष चरित्र से हर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व बतलाना है हमें। सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व निम्न प्रकार है। सिक्कों से प्राप्ति स्थान से विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के कुछ भागों पर शकों, यूनानियों, पार्थिनियों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इनके विषय में हमें सिक्कों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अंकित तिथि से हमें इतिहास की उलझी हुई तिथियों को निर्धारण में सहायता मिलती है। सिक्के शासकों के धार्मिक विश्वास पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों के राजाओं की वंश परंपरा, उनकी उपलब्धियों, उनके शासनकाल, उनके राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से उसके बारे में हमें बताना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरे ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। धार्मिक साहित्य कौन कौन से थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य थे। और ऐतिहासिक और समसामयिक में एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, नीतिसार और संगम साहित्य थे। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से थे। तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, स्मारक, कलाकृतियां, ठीक है, और अभिलेख। अभिलेखों में देखो तो अभिलेखों में स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, ताम्र पत्र लेख, मूर्ति लेख आदि शामिल है। और
सिक्के। अब अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है? राज्यों की सीमाओं के बारे में, शासकों के नाम, वंशावली, उनके शासनकाल की पर्याप्त जानकारी मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन शासकों के नाम, उनकी वंश परंपरा, उनकी उपलब्धियां, उनके साम्राज्य विस्तार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और स्मारक, प्राचीन भारत के अनेक स्थलों से प्राप्त भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ आदि प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रकाश डालते हैं। कलाकृतियां, उनमें मूर्तियां, ठीक है, मूर्ति से तत्कालीन धर्म, कला, संस्कृति, वेशभूषा, आभूषणों के बारे में जानकारी मिलती है। सोआ सभ्यता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि सोआ सभ्यता क्या है। तो सोआ सभ्यता पंजाब में सिंधु नदी की एक सहायक नदी सोहन या सोआन की एक घाटी में प्राचीन पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों को सूचित करने वाली सभ्यता को सोआन सभ्यता कहते हैं। यानी कि सोआन नदी के किनारे जो हमें सभ्यता मिली है उसको सोआन सभ्यता कह दिया, जो कहाँ है? पंजाब में। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्रारंभिक सोआन सभ्यता, इस सभ्यता का काल 4 लाख वर्ष पूर्व से 2 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस प्रकार के पाषाण औजार मुख्य दो प्रकार के हैं, उपल औजार और चिपुट औजार। दूसरे पर्वतीय सोआन सभ्यता, यह सभ्यता लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। इस युग में नवीन प्रकार के औजार भी बनाए जाने लगे, उन्हें क्रोड़ औजार कहते हैं। पूर्व पाषाण काल के मानव जीवन के बारे में बताना है कि पूर्व पाषाण काल मानव जीवन नितांत बर्बर था, पशुओं के समान था। फल फूल, कंदमूल, शिकार, मारे गए पशु, पकड़ी गई मछलियाँ आदि से मतलब पेट पूजा करते थे। कृषि कर्म, पशुपालन करते थे। पर्वतों और कंदराओं में रहते थे। पत्थर से बने और हथियार, पत्थरों से बने अनेक औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे। ये सब चीज़ें लिखनी है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख करना है। तो कौन कौन से मध्य पाषाणकालीन केंद्र हैं? तो पश्चिम में पेशावर के निकट जमालगढ़ी में मध्य पाषाण, और इसके अतिरिक्त राजस्थान में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पंचपदा नदी घाटी, सोजत, भीलवाड़ा के बागोरो, झालावाड़ में, गुजरात में अवाध, बेलसाना, हीरपुर, मोहतपुरा, महादेविया, मध्य प्रदेश में जावत, नीमच, उज्जैन, रायसेन, रामपुरा में मध्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सराय नहरराय, कुरहा, मोरहाना पहाड़ और लेखमैया। महाराष्ट्र में होगद्वीप, काशुशवाल, जनमीरा, दामलगो, सह्याद्री पर्वतमाला। बिहार में सिंहभूमि और नागपुर पठार क्षेत्र। उड़ीसा में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में अनेक स्थानों पर अवशेष मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बतानी है, उसमें औजार और हथियारों के बारे में बताना, उनके निवास स्थान, धार्मिक क्रियाओं के बारे में, शैल चित्रों के बारे में हमें बताना है। अब नवपाषाणकालीन संस्कृति की देन बताने की, नवपाषाणकालीन संस्कृति से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति की क्या देन है? नवपाषाणकालीन मानव ने कृषि कर्म, पशुपालन, गृह निर्माण आदि का कार्य सीखा। चूंकि इन सब कार्यों में मनुष्य को अनेक लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, पारस्परिक सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित हुई। यहाँ से समाज का प्रादुर्भाव हुआ, समाज व्यवस्था उत्पन्न होने लगी, ग्राम और बस्ती का आविर्भाव हुआ। अब मनुष्य का जीवन एकाकी न रहकर सामूहिक हो गया। अब मनुष्य ने जीवन के समस्त कार्यों को आपस में बांटा। कृषि कार्य, पाषाणकार, कुंभकार, जुलाहर, रंगरेज, व्यवसाय का उदय हुआ। ये भोजन, संचय, पशुपालन ने संपत्ति की भावना उत्पन्न कर दी। अमीरी गरीबी की भावना विकसित हो गई। ये सब कुछ नवपाषाणकाल संस्कृति की देन है। 22वां क्वेश्चन है, अब मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार की चर्चा करने की। सार्वजनिक स्नानागार कैसे होते थे? तो विशाल सार्वजनिक स्नानागार विशेष रूप से देखने योग्य है। ये चौरस थे, इनके चारों ओर बरामदे थे जिनके पीछे कमरे और रास्ते। यह स्नानागार भी ईंटों का बना हुआ है। तैरने के लिए तालाब और बड़े बड़े कुएं भी है जिनमें पानी लेकर संपूर्ण तालाब को भरा जाता था। तालाब 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसके ऊपर लकड़ी की बनी एक और मंजिल भी है। कुंड के प्रत्येक कोने में एक सीढ़ी है तथा इसके किनारे सुंदर ईंटों के बने हैं। 4 फीट मोटे हैं। ईंटें खड़िया मिट्टी के साथ लगाई गई हैं। सैंधव सभ्यता के व्यापार का वर्णन करना है कि सैंधव सभ्यता जो सिंधु सभ्यता है उसमें व्यापार कैसा था। तो व्यापार उन्नत था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। जल यातायात के लिए नावों, छोटे जहाज़ों का, और थल यातायात के लिए पशु गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक व्यापार उन्नत था।
चांदी, टीन, सोना आदि अफगानिस्तान से, ईरान आदि देशों से मंगाया जाता था। सैंधव लोगों का विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। सैंधव लोगों का ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। सिंधु घाटी से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सूती कपड़ा का प्रमुख स्थान था। लोथल में ईरान की खाड़ी के अनुरूप जो मोहरें मिली हैं उनसे भी ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों की कड़ी पुष्टि होती है। नवपाषाणकालीन संस्कृति की देन का वर्णन करना है कि नवपाषाणकालीन संस्कृति की क्या देन है। अभी अभी नवपाषाणकालीन जो संस्कृति कि नवपाषाण काल का देन समझा था, अभी ये क्वेश्चन है। अभी नवपाषाणकालीन संस्कृति अपने पूर्वगामी संस्कृति के अपेक्षा अधिक विकसित है। नवपाषाण काल में कृषि, कर्म, पशुपालन, गृह निर्माण सिखा चुकी। इन सभी कार्यों में मनुष्य को अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे सहकारिता की भावना विकसित हुई। ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है।